बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज 7 मार्च है 2026 और हफ्ते के दिन है। अचानक आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से GHQ केस यानी कि 9 मई हमला केस से मुतल्लिक एक केस का फ़ैसला आ गया। अचानक कुछ मतलब अमूमी तौर पर जो है एक दो दिन पहले या कुछ दिन पहले मालूम होता है कि कल फ़ैसला आ रहा है। आज अचानक फ़ैसला आन टपका। तो फ़ैसला क्या है और ये जो फ़ैसला आया है इसके हवाले से कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं PTI के, और इसमें गैर मामूली क्या है, उस पे हम बात करेंगे तफसील के साथ। और दूसरा हमारा मौजू होगा वो थोड़ा सा हट के, वो गुज़श्ता रात जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। 55 रुपये बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीज़ल, और जो मिट्टी का तेल है वो 130 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, ज़रूरी है क्योंकि माजी में यही अपोजिशन में थे तो तब 6, 8, 5, 4, 2, 8 रुपये जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी तो इनकी जानिब से बड़े सख्त बयानात आते थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से। तो साथ ही हम थोड़ा सा ईरान पर जो अटैक कर रहा है अमेरिका और इसराइल, उस पर भी बात करेंगे, जिसमें ईरानी सदर की जानिब से एक गैर मामूली एक बयान सामने आया है। और ख़ास तौर पर जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं या पड़ोसी ममालिक हैं ईरान के, उन पर जो अटैक्स हो रहे हैं उनके हवाले से यह बयान है। उस पर थोड़ा सा मुख्तसर, बहुत तफसील के साथ नहीं, मुख्तसर हम तजिया आपके सामने रखेंगे कि मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। तफसील के साथ आप बात करते हैं आगे चलकर। तो सबसे पहले 9 मई केस से मुतल्लिक फैक्ट्स आपके सामने मैं रख देता हूँ, फिर इस पे तजिया करते हैं। ये 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। इश्तिहारी मुल्ज़मान ये हैं कि ये कोर्ट बुलाती रही, नोटिस करती रही, वारंट करती रही, वो नहीं आए, उनको टाइम दिया गया, वो नहीं आए, तो उसके बाद उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में ये ट्रायल हुआ है। तो ये एक कन्फ्यूजन थी। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि क्या GHQ केस का फ़ैसला आ गया जिसमें इमरान खान साहब और PTI की बहुत बाकी भी लीडरशिप इसमें मुल्ज़मान में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो फैसला है जिसमें 47 वो लोग जो इश्तिहारी डिक्लेयर हुए और उसके बाद उनकी गैर मौजूदगी में एक सरकारी वकील मुकर्रर करके ट्रायल हुआ, और उसमें और ट्रायल भी एक तकनीकी नोयत का ट्रायल है, ये भी मेरिट का ट्रायल नहीं है 9 मई का। तो लेकिन इसमें सजा बाटा रेट 10 साल, सरगोदा से 10 साल, फैसलाबाद ATC 10 साल, लाहौर ATC 10 साल, लाहौर ATC दूसरा मुकदमा 10 साल, लाहौर ATC तीसरा मुकदमा 10 साल, उसके बाद इस्लामाबाद से फैसला आया 10 साल, रावलपिंडी से आज फैसला आया 10 साल। तो बाटा रेट चल रहा है सज़ाओं का। तो इस पे एक तो 47 ये इश्तिहारी थे, मौजूद नहीं थे। इनका ट्रायल इस बुनियाद पर हुआ है कि ये इश्तिहारी क्यों डिक्लेयर हुए। तो वो जो ATA का लॉ है दहशतगर्दी, इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें एक प्रोविजन है जिसके तहत आप अगर इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएं तो वो अलग आपका अफेंस बन जाता है। तो वो उस अफेंस के तहत ये हुआ है, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये जो मेरिट्स हैं, कि मेरिट्स ऑफ द केस ये है कि 9 मई को GHQ के बाहर क्या हुआ, एहतजाज हुआ, कौन था, कॉन्फ्रेंस कॉल में कौन था, उन्होंने क्या साजिश तैयार की, मीटिंग में कौन था, वो चीज़ नहीं है इस फैसले में। इस फैसले में प्योरली कह रहे हैं जी इनको हमने इसलिए सज़ा दी है क्योंकि ये इश्तिहारी क्यों डिक्लेयर हुए, जानबूझकर इन्होंने जो निज़ाम इंसाफ है उसमें खलल डालने की कोशिश की है। और जो प्रोसिक्यूशन है उसने कहा इसकी हद तक इनको सज़ा दे दें, तो इसकी सज़ा दे दी गई है। इसमें उमर अयूब साहब, ज़रताज गुल, मुराद सईद हैं, शिबली फराज हैं, हमाद अज़हर हैं और शहबाज गिल भी हैं, जो 9 मई के दिन अमेरिका में मौजूद थे। तो अमेरिका में मौजूद थे तो उनका इसमें नाम क्यों आया है, इस पे भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो अदालत ने 47 इश्तिहारी मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। अदालत ने मुल्ज़मान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़मान में ये शामिल हैं शेख राशिद शफीक भी शामिल हैं, कंवल शोज़ब भी शामिल है इसमें, और जुल्फ़ी बुखारी साहब भी, अहमद चट्टा साहब भी, राय हसन नवाज़, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी इसमें शामिल है, शौकत अली भट्टी, उस्मान सईद बसरा, इजाज़ खान जाजी भी शामिल है। अमजद अली शाह साहब ने यह फैसला सुनाया है आज 7 मार्च को, और सरकार की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने केस की पैरवी की
اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ سزا پانے والے ملزمان 9 مئی کے واقعات کی سازش میں ملوث پائے گئے. نہیں، یہ جو فیصلے میں ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اشتہاری قرار دینے کا یہ فیصلہ ہے. اس کی بنیاد پر کہ اشتہاری کیوں یہ قرار دیے گئے، اور اس میں جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ وہی ہے. اور 118 ملزمان پر اچھا اس کیس میں اسپیسیفکلی جو فرد جرم عائد ہوئی وہ 22 جنوری 2026 کو فرد جرم عائد ہوئی ان 47 جو ملزمان ہیں جن کو اشتہاری قرار دیا گیا، اور 26 جنوری 2026 کو گواہوں کے بیانات بھی ہو گئے، اور آج 7 مارچ کو فیصلہ بھی آ گیا. تو بس اللہ خیر صلاح. دو مرکزی 9 مئی کا کیس ہے. اس کیس میں 118 ملزمان ہیں، جس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، شیریں مزاری اور فواد چودھری اور دیگر اس میں شامل ہیں. اس میں دسمبر 2024 میں فرد جرم عائد ہوئی تھی، اور مقدمے میں اب تک استغاثہ کے کل 44 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں. 118 ملزمان میں سے 18 ملزمان دوران ٹرائل عدالت سے مسلسل غیر حاضر پائے گئے. 29 ملزمان مقدمہ کے اندراج کے بعد کبھی عدالت پیش نہیں ہوئے. تو یہ ٹوٹل ملا کر 47 جو ہے بنتے ہیں جن کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے. اور اس میں جو عدالتی انکوائری میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا، اور اس کے بعد ساری کارروائی آگے بڑھی، اور 10 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ. یہ تھانہ آرے بازار کا مقدمہ جو بتایا گیا ہے. شہباز گل صاحب کو سزا کیوں ہوئی، یہ سوال جب میں نے مختلف ذرائع سے پوچھا تو جواب یہ آیا کہ کیونکہ عمران خان صاحب پر سازش کا الزام ہے کہ وہ ایک بنی گالا، ایک جو ہے وہ زمان پارک کی میٹنگ اور ایک چکری انٹرچینج کی میٹنگ، تو ان دونوں میٹنگز میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کانفرنس کال پہ تھے وہاں پہ. تو زوم میٹنگ تھی، زوم میٹنگ اس کو کہتے ہیں. تو زوم میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کوئی بے شک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ زوم میٹنگ میں تھا تو وہ جو ہے وہ ملزم ہے. تو ان کے بقول شہباز گل زوم میٹنگ میں تھا تو جو شہباز گل جو ہے وہ ملزم ہے. اور شہباز گل صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اس لیے سزا دی گئی کہ اشتہاری وہ جان بوجھ کر انہوں نے رائے فرار اختیار کی ہے، اس سے اشتہاری جو وہ ہو گئے ہیں، تو اس کی سزا دی گئی ہے. میرٹس آف کیس وہ کہتے ہیں الگ ہے. اور اس کیس میں یہ بھی کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اگر یہ جو ملزمان ہیں 47 2 منتھ یعنی کہ 7 اپریل اور 7 مئی تک یہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر رائے فرار اختیار نہیں کی تھی بلکہ وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے میں عدالت پیش نہیں ہو سکا تھا، تو عدالت جو ہے اس کو ری ٹرائل میں ڈال دے گی اور میرٹ پر ٹرائل ہوگا. جو آلریڈی عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ الگ سے چل رہا ہے ٹرائل اور ابھی بھی پینڈنگ ہے. اس میں ایک وکیل صاحب راولپنڈی سے اب آئی ڈونٹ نو کہ لیکن کہا گیا جی 20 سالہ تجربہ تھا، وہ سرکار کی طرف سے عدالت نے وکیل صاحب لگائے تھے جنہوں نے اس پر ٹرائل کیا. اور ابسنشیا ٹرائل، غیر موجودگی میں ٹرائل کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. اگرچہ جج صاحب نے امریکہ سے لے کر جناب یورپ سے لے کر پتہ نہیں یو کے سے لے کر پورے دنیا کے فیصلے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں جی ابسنشیا ٹرائل، تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کر دیا ہے. پچھلے دنوں بھی اسلام آباد میں بھی ایک فیصلہ آیا تھا، اب یہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ جو مرحلہ جو ان تمام 47 لوگوں کو مشکل ڈال سکتا ہے وہ ہے کہ ان کی جائیداد ضبط کی جائے. تو جائیداد ان کی پھر جتنے 47 ہیں، شہباز گل صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، کہ ان کی جائیدادیں جو ہے وہ ضبط کی جائیں. یہ اہم مرحلہ اور غیر معمولی مرحلہ بظاہر مجھے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں تک پہنچتی ہیں، کہاں تک سلسلہ جو ہے پہنچتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 55 روپے پیٹرولیم پرائسز یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل ان کی بڑھا دی گئیں، اور 130 روپیہ جو پرائس ہے جو مٹی کا تیل ہے اس کی بڑھا دی گئی. تو 130 روپیہ بتایا نہیں گیا. گزشتہ رات کو 11:15 بجے تقریباً جو اسحاق ڈار صاحب، وزیر خزانہ، وزیر پیٹرولیم، یہ سارے آئے. اچانک 10:30 بجے یہ خبر آئی کہ 11:15 بجے وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. گزشتہ روز بہت پینک تھی ملک میں، مختلف جگہوں پہ جو پیٹرول پمپس مالکان ہیں وہ پیٹرول دے نہیں رہے تھے، کچھ دے رہے تھے، کم دے رہے تھے، کہیں کہہ رہے تھے ختم ہو گیا ہے. کوئی عجیب قسم کی پینک جو خلیجی جو ایک جنگ ہے ایران پر جو مسلط کی گئی ہے امریکہ اسرائیل کی جانب سے، اس کی وجہ سے یہ پینک ہے. جو آبنائے ہرمز ہے وہ اس کو بلاک کیا ہے، بند کیا ہے ایران نے، اور بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے توانائی کا ایک بہت بڑا بحران جنم لیا گیا ہے. لیکن
पाकिस्तान ने इस पर जो है वो ऐसे लगता है पहला कदम रखा है, और पहले कदम में भी पूरी जो अवाम है, कौम है, पाकिस्तानी अवाम है, उसको हिला के रख दिया है। 55 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा कर कहते हैं डोंट पैनिक। और ये हुकूमत वक़्त, ये अशराफिया अपने अलल्ले तलल्ले, अपनी जो अयाशियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई एक मैकेनिज़्म, कोई एक बात तक नहीं की कि तीन जी एक्स जो नायब वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर पेट्रोलियम बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं। किस बात के लिए जी? आप सब्र करें, शुक्र करें, बर्दाश्त करें, जो मर्जी। अब भाई आप अपना बताएं ना कि आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है। आपके अलल्ले तलल्ले अशराफियाँ जो अशराफिया के हैं, जो आपके अखराजात है, प्रोटोकॉल है, गाड़ियाँ हैं, जो फ्री के प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, फ्री के जो वो पेट्रोल दिया जा रहा है, तो वो कहाँ पे आपने एडजस्ट करना है? आवाम को कम से कम इतना महसूस तो हो ना कि आप भी हमारे साथ जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सारा बोझ अवाम पर पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि अवाम पर बोझ, शुरू में प्राइसेस बड़ी बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने इश्यूज़ हैं, इसके बावजूद आखिर में अवाम को ही भुगतना पड़ा। और उसमें जो लेवी टैक्स बताया जा रहा है, उसमें भी इजाफा जो है हुकूमत ने खामोशी के साथ कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक महंगाई का तूफ़ान, और जो ट्रैवलिंग कास्ट बढ़ेगी, आप लोकल जो लोग हैं, ईद पे शॉपिंग है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, उसकी जो किराए बढ़ेंगे, हर चीज़ पर इसका इम्पैक्ट आएगा। आप देखते हैं कि ये तूफ़ान एक सुनामी बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रहा है। ये कितना हिट करेगा पूरे निज़ाम को। अल्लाह जो है वो बचाए और खैर करे सबकी। माजी में यही हुक्मरान जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा से लेकर नवाज शरीफ साहब कभी मीटिंग से उठकर चले जाते थे तो मरियम नवाज़ साहिबा कभी कहती थी, तो कभी जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा, और कभी जो है वो अज़मा बुखारी साहिबा, और ये सारे जो लीडरशिप है, ख्वाजा आसिफ साहब, उनके बयानात हैं वो कोई कहता है जी जो वज़ीर आज़म चोर हो। तो मतलब इस किस्म की बातें माजी में ये किया करते थे कि जब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10, 12 पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी, तो अब जो है वो 55 रुपए, 30 रुपए। मुझे याद है जब 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की हुकूमत गई, ये आए मई जून में हमने देखा 30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया। उसको एडजस्ट कहाँ किया गया मुझे याद नहीं पड़ता कि एडजस्ट किया भी गया है। उस वक्त भी एक महंगाई का तूफ़ान था, अब भी है, लेकिन ये हुक्मरान के अलल्ले तलल्ले जो है वो फिर जो एक बड़ा सवाल आ रहा है, अगरचे वो तकनीकी नोयत का है, लेकिन एक सवाल तो मौजूद है। जब हुकूमत खुद कह रही थी कि 20-22 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो उन्होंने जो पुराने रेट से वहाँ से ख़रीदा, जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उन्होंने भी ख़रीदा, और वो बेचा 55 रुपये ज़ायद से। तो इसका मतलब ये है कि पूरा माफिया जो है उसको पूरा सपोर्ट किया गया है, उनको ठीक दिहाड़ी जो है वो लगवाई गई है। इस मामले में हुकूमत को खुद कुछ ना कुछ करना चाहिए था। ये मतलब कोई तरीक़ाकार नहीं कि उठा कि सारा जो वो प्रेशर और सारा कुछ अवाम पे फेंक दें और उसके बाद बयानबाजियाँ जड़ते रहें और सियासत अपनी चमकाते रहें। बहरहाल जब आप अवामी हुकूमत ना हो, अवामी वोट से मसाइल हों, फॉर्म 47 के इश्यूज़ हों, तो फिर आपको अवाम की भी फ़िक्र कम ही होती है। तो ये हमने देखा है इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी सूरत हाल जिस तरफ जो है वो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ईरानी सदर उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है, और गैर मामूली नोयत का बयान मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इसमें कहा है कि जो हमारे नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, अच्छा पड़ोसी ममालिक हैं दुबई, कुवैत, और उसके बाद सऊदी अरब भी, उसमें भी वहाँ पे कुछ अटैक्स हुए हैं, और दीगर ममालिक में भी। उन्होंने ये कहा है कि अगर इन पड़ोसी ममालिक की जो सरज़मीन है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हुई तो हम इन पे अटैक नहीं करेंगे। उन्होंने माजरत भी की है अपने पड़ोसी ममालिक से कि उन पर जो सरज़मीन पर जो अमरीकी अड्डे हैं या अमरीकी इंस्टॉलेशंस हैं, ये उनको अटैक किया गया है, कतर भी इसमें शामिल है। तो उन्होंने माजरत तो की है, और साथ ही ये कहा है कि हम जो है वो उन पर नहीं अटैक करेंगे। हमारी कौंसल ने ये फैसला किया है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अगर उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, तो इसका मतलब यह है कि कतर की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो तो हम अटैक नहीं करेंगे। यूएई हो, सऊदी अरेबिया की गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं वो भी मिले, जो MBS उनसे, और वहाँ पे सऊदी पाकिस्तान जो डिफेंस पैक्ट भी है। तो उस तनाजुर में भी यकीनी तौर पर पिछले दिनों साख्तार साहब ने बात की थी कि हमने ईरान से बात की है, तो हो सकता है वो भी एक फैक्टर हो। तो कहने का मकसद यह है कि फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल फार्मूला कि अगर सऊदी अरब की सरजमीन पर अमरीकी इंस्टॉलेशन से कोई अटैक
نہیں ہوتا ایران پر تو ایران اٹیک نہیں کرے گا، اسی طرح یو اے ای، اسی طرح قطر، اسی طرح باقی ممالک. تو کیا یہ جو شرط ہے، یہ ایک مشکل شرط مجھے نظر آ رہی ہے، کیا امریکہ جو پیچھے ہٹ جائے گا؟ امریکہ کو روک سکیں گے یہ ممالک کہ وہ آپ جو ہے وہ ہماری سرزمین سے ایران پر اٹیک نہ کریں؟ بہت مشکل شرط ہے، لیکن ایران نے جو ہے وہ ٹھیک کہا ہے کہ ہم پڑوسیوں پہ اٹیک نہیں کریں گے. اب اگلا رد عمل دیکھنا ہے کہ کیا یہ جاری رہتا ہے نہیں جاری رہتا. پھر میں کہہ رہا ہوں ایک مشکل شرط ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ پڑوسی ممالک کریں گے کیا. تو آپ کو ہم مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.